आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के स्टॉक को। तो इस स्टॉक का पहले हम यहाँ पे बिजनेस देखेंगे, उसके बाद में इसके फंडामेंटल्स को देख के और इसका जो चार्ट है, इस चार्ट पे हमें क्या करना है। ऑल टाइम इसने 420 का लगाया था और वहां से अभी ये स्टॉक 58 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अब ये आप स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट ये 97-98% तक डाउन आ गया था। और करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं तो अभी ये करंट प्राइस पे भी 87% के आसपास अभी भी ये डाउन है। बट अगर मैं लास्ट इसका 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इसका मैं देखता हूं तो उस केस में यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मई 23 से लेके जब इस स्टॉक में एक रैली आती है तो यहाँ पे कितने परसेंटेज का गेन देता है, ऑलमोस्ट 400, थोड़ा फिर डाउन आता है, अगेन एक अच्छी खासी रैली आती है। तो ऑलमोस्ट ये 8 टाइम्स यहाँ पे पैसा बना देता है, 800% का ये गेन देता है और ये स्टॉक एक बार फिर से यहाँ पे सुर्खियों में आता है। अब इस स्टॉक में क्या करना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर किसी ने बाई कर रखा है तब भी आपको ये डिटेल वीडियो देख लेना, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मूड है तब भी आपको इसको पहले पूरा देखना है। जब हमें बिजनेस हमें पता रहता है तो वोलेटिलिटी का यहाँ पे कोई फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये बिजनेस क्यों ग्रो करने वाला है, और है ना, तो सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। तो इसके बिजनेस की बात करता हूं तो ये जो सुजलोन है ये क्या करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड WTG विंड टर्बाइन जनरेटर्स इनको मैन्युफैक्चर करती है। और उसके बाद में इसके सारे यहाँ पे गिवन है ये क्या क्या इनका काम है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसकी वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो क्लियरली आपको दिखाई देगा ये विंड एनर्जी से रिलेटेड इनका यहाँ पे बिजनेस है। और इनका काम ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो विंड एनर्जी यहाँ पे इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल इनकी प्लानिंग से लेके इनकी, है ना, पूरा जितने भी इसमें पार्ट्स यूज होते हैं वो ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे सर्विसेज भी देते हैं कि इनकी जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है कब कौन से पार्ट्स को मॉनिटर करके यहाँ पे सर्विसेज की जाती है ना। तो सारा बिजनेस ये देखते हैं। मतलब अगर विंड एनर्जी का ये लीडर है और इस स्टॉक का केवल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अच्छा खासा इनका बिजनेस है। तो इस वेबसाइट पे आप आके यहाँ पे देख सकते हो। ये जो टरबाइन है ये टरबाइन यहाँ पे बनाते हैं, इनके प्रोडक्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इनका 30 ईयर्स का इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जब इनके प्रोडक्ट आप देखते हो तो ये सब इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। और भी हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो सुजलोन इंडिया में विंड एनर्जी है, इसमें काम करती है, टरबाइन बनाती है, इंडिया से बाहर भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट है। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन ये प्रोवाइड हमें यहाँ पे करेगा। और गवर्नमेंट का भी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, जिसे सुजलोन को यहाँ पे काफी सपोर्ट मिलेगा। और ये एक स्टॉक क्या मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा वो भी हमें यहाँ पे देख लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे और इसकी बात करता हूँ तो ये जो सर्विसेज देते हैं ना, तो एंड टू एंड सर्विसेज, ये देखो इतने बड़े बड़े इनके पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो इनके पास में, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ना विंड टर्बाइन, ये यहाँ पे ये इनिशियल से लेके इंस्टॉलेशन टू मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, तो ये सारे काम करते हैं। प्लानिंग भी करेंगे कैसे हमें उसको बनाना है, ये सब सारे ये यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये इनका यहाँ पे बिजनेस है। बाकी यहाँ पे आप इनकी सर्विसेज पे आके देख सकते हो। तो इस पूरी वेबसाइट को एक बार देख लेना, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे ये सारे इसके पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में और मैं यहाँ पे इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं हम, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अब इसमें देखो पॉइंट्स में यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स में आओगे तो इस पीपीटी पे क्लिक हम जैसे ही करेंगे हमारे पास एक पेज ओपन होगा और फाइनेंशियल ईयर यहाँ से भी हम और यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इस पीपीटी पे क्लिक जब मैं करूंगा तो ऐसा पेज मेरे पास ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देखो इसमें कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप पूरी डिटेल ले सकते हो। ये इनके टर्बाइंस होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो विंड का स्कोप कितना है, अभी कितना 11% है विंड। ठीक है,
तो टोटल 485 गीगावाट अभी जनरेट हम कर पा रहे हैं और हमारा 2030 तक टारगेट क्या 100 हो जाएगा। मतलब अभी 11% है तो ये 13% होगा और 47 तक ये 19% हो जाएगा। तो अभी 52 है, यहां पे 400% हो जाएगा विंड का। तो 400 गीगावाट जब विंड एनर्जी यहां पे बनेगी तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 7.67, मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स यहां पे इसका स्कोप है। और उस पर्टिकुलर केस में फिर और देखेंगे कितना ज्यादा होगा नहीं होगा। सोलर का डेफिनेटली ज्यादा होने वाला, उसमें कोई यहां पे डाउट नहीं है। अभी 20% है, ये 57% तक ये जाने वाला है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, बाकी आप यहां पे देख सकते हो, इनको डिटेल में स्टडी करना है। इनके जो आप यहां पे देख सकते हो एंड टू एंड जो सर्विसेज आपको बताई है, यहां पे पूरे भारत में इनकी यहां पे प्रेजेंस है। 5.2 प्लस गीगावाट के इंस्टॉलेशन है इनके पास में। स्ट्रॉन्ग कस्टमर ये रिलेशन है इनके, सिर्फ 30 ईयर प्लस इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। 8000 प्लस एक्सपीरियंस्ड इनके पास में वर्कफोर्स है। देन उसके बाद में क्लाइंट्स की लिस्ट अगर आप देखोगे, एसीसी, अदानी, बिरला ग्रुप है ना, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, उसके बाद बजाज हो गया, ये सारे बड़े बड़े नाम, गेल हो गया, देन ओएनजीसी है, देन यहाँ पे आप और देख सकते हो जिंदल आईटीसी, ठीक है। तो ये सारे इनके क्लाइंट्स है, वेदांता, टाटा, तो ये सारे इनके क्लाइंट्स है, स्ट्रॉन्ग इनके क्लाइंट है। अब उसके बाद में ये इनके प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे ये करते हैं कंट्रोल जो पैनल होता है, ट्रांसफॉर्मर से लेके, है ना, सारी की सारी चीजें। तो ये इसका बिजनेस हो गया। बाकी आप इसमें और डेप्थ में जाना है तो इस पूरी पीपीटी को स्टडी कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, क्या इसका मैनेजमेंट है। आगे हम चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूं तो अभी स्टॉक मेरा 58 पे ट्रेड कर रहा है। 86 का इसने लास्ट 52 वीक में, मतलब लास्ट 365 डेज की बात करता हूं तो 86 हाई मारा था, 46 यहां पे इसका लो था। आरओसी इसके शानदार है, आरओई भी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है। देन कोई भी प्लेस्ड यहां पे परसेंटेज नहीं है कोई भी इनका शेयर, और डेट यहां पे 0.05 है, तो ऑलमोस्ट ये डेट भी यहां मैनेजेबल है, तो इसमें भी कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखता हूं तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करना। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करता हूं तो यहां पे देखो 2022 करोड़ जो सेल्स थी, वहां से कितना हो गया 3132 करोड़, मतलब सेल्स में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा यहां पे इंप्रूवमेंट हुआ है। देन जो प्रॉफिट है वो 370 करोड़ से 599 600 करोड़ हो गया। और यहां पे जो मार्जिन 18% था वो भी 19% के आसपास आ गया, तो मार्जिन भी यहां पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। देन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूं तो 302 के कंपेयर में 5459, तो मतलब लास्ट क्वार्टर यहां जबरदस्त आया। नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर आप देखते हो तो यहां पे 302 के कंपेयर में 324, तो आपको लग रहा है कि नेट प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, बट है कैसे, यहां पे टैक्स कितना दिया था 0%, यहां पे कितना 29%। तो एक तो ये टैक्स में यहां पे करेंगे कुछ यहां पे कम ज्यादा। दूसरा क्या करते हैं अदर इनकम, तो अदर इनकम में भी बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पे देखो 2472 करोड़ अदर इनकम यहां पे दिखाई थी, और यहां पे आ गया यहां पे 5, ठीक है, यहां पे माइनस में। तो ये दो आपको क्या करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेना बस, बाकी इनको नहीं देखना। मार्जिन कम ज्यादा होंगे तो वो इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। टैक्स कम ज्यादा, एक यहाँ पे टैक्स देख सकते हो, टैक्स ये थोड़े बहुत ही कम दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसमें रिस्क है अभी। और यहाँ पे बट मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूँ, शानदार है। मार्च 25 को मार्च 24 से कंपेयर करेंगे, वहां पे भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला हमें। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके शानदार आ रहे हैं। अभी 1-2 साल से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनकी जो सेल्स है वो यहां से देख सकते हो 14 में कितनी थी, 20,000 करोड़ थी, ठीक है। देन उसके बाद में ये कम होती हुई थी, कितनी आ गई थी आपके पास में, देखो यहाँ पे 2020 में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रह गई थी। देन वहां से वापस इंप्रूव करते करते ये कहां तक आ गए, 25 में 11,000 करोड़ के आसपास, और अभी लास्ट 4 क्वार्टर में 12,000 करोड़ है। लास्ट 4 क्वार्टर में इन 4 क्वार्टर्स की यहां पे बात कर रहा हूं, तो 2020 से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो सेल्स मेरी 4 टाइम्स हो चुकी है। प्रॉफिट जो माइनस में आता था वो क्या हो गया, यहां पे 2000 करोड़ प्लस में आ गया है। तो प्रॉफिट आप देख सकते हो, सेल्स यहां पे मेरी क्या अभी
रिसेंट हाईएस्ट एवर है, जब वापस ये ऊपर जाने लगा है 2020 के बाद सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। जो नेगेटिव प्रॉफिट रहता था वो यहाँ पे देखो प्लस में आने लग गया है। नेट प्रॉफिट भी आप देख रहे हो अच्छा खासा यहाँ पे प्लस में आ रहा है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं तो इनके खुद का पैसा कितना है, जो माइनस में रिजर्व इनके पास में रहता था अब वो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, और वो भी कितना हो गया 33,374 करोड़, ऑलमोस्ट 3400 करोड़ के आसपास। और डेट इनके पास जो अच्छा खासा था ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,000 करोड़ डेट हो गया था, उसको कम करते करते यहाँ पे 150 करोड़ और यहाँ पे 320 करोड़, तो मतलब ना के बराबर अभी डेट इनके पास रह गया है। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस बात है। और ये कंपनी लॉस में क्यों गई, इतना बड़ा ये चार्ट जो दिख रहा ना ये क्यों आया, ये डेट की वजह से आया था। डेट इतना ज्यादा हो गया, कंपनी ग्रो करने लग गई, तो ये क्या करने लगी, नई नई कंपनियों को खरीदने लग गई लोन ले लेके। और 2008 का क्राइस आया और वहां पे क्या हुआ, ये लोन नहीं पे कर पाए, डेट इतना था, तो उसकी वजह से ये सारे फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं। तो किसी भी कंपनी में बुरा क्यों होता, जब डेट उनके पास ज्यादा होता है और कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्होंने प्लान नहीं किया गया है और उस डेट का उसके पास में उतना रिजर्व होता नहीं है, तो उस समय ये हालत हुई थी। उसके बाद में जब डेट रहता है तब सारे बैलेंस शीट अच्छी हो तो भी फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके पास डेट है नहीं, तो ये आने वाले सालों में और अच्छे से ये बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी, सेल्स इंप्रूव हो रही है, मार्केट अभी ग्रोइंग मार्केट है ये, और गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है, डेफिनेटली ये ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये सारी बैलेंस शीट 2-4 साल में और अच्छी जबरदस्त हमें यहाँ पे दिखाई देगी, और डेट भी इन्होंने ना के बराबर कर दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कैपेसिटी देखो यहाँ पे कितनी इंक्रीज की इन्होंने, वापस यहां से देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा कैपेसिटी की है, जो 24 में थी 25। मतलब अब यहां से जैसे सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी और ज्यादा इनका इंक्रीज होना ही होना है। देन अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेता हूं तो प्रमोटर्स यहां पे 11.75 है। अभी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में फिर इन्होंने अपना स्टेक यहां पे सेल किया है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों नहीं है कि यहां पे देखो एफआई अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, तो जब एफआई इंक्रीज कर रहा है, डीआई इंक्रीज कर रहा है, ये सब क्या होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट ब्रेन होते हैं। इनका काम ये होता है क्या इस बिजनेस ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, जितने भी फंडामेंटल्स और फ्यूचर की ग्रोथ देखना होता है, इनका दिन भर यही काम है। तो ये जब अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है एफआई और डीआई, तो हमें वहां पे इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बट फिर भी हमें अपनी रिसर्च तो करनी है। प्रमोटर यहां पे बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रमोटर 11.75% अभी भी है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में प्लस क्या, एफआई इंक्रीज कर रहा है, डीआई भी इंक्रीज कर रहा है, और गवर्नमेंट के पास जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा था वो अपना इन्होंने एग्जिट ले लिया। पब्लिक में देखते हैं क्या है। पब्लिक की अगर बात करता हूं तो यहां से देखो 1.8 यहां पे है, यहां पे कुछ नए इन्वेस्टर आए तो ये भी कुछ देख के आए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना स्टेक यहां पे रखा है, लगभग सेम ही है। तो यहां पे आप ये 2 है, उसके बाद में 1.28 यहां पे भी आदित्य इन्होंने भी अपना स्टेक यहां पे, इनमें इन्होंने इंटरेस्ट यहां पे दिखाया, मतलब एचएनआईज या फिर कुछ वेंचर्स है वो यहां पे अपना इंटरेस्ट यहां पे दिखा रहे हैं। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि यहां पे 1.2, 1.5, 1.28 और 1.7, 1.8, तो इनको अगर मैं यहां से ले लेता हूं, मान लो इन दोनों को हमने कितना ले लिया 3, और यहां पे चलो 4, इनको कितना ले लेते हैं हम, इन सब को ऐड करके 3 और यहां से 2, 5, 6 और 7% अगर मैं मान लेता हूं, मोटा मोटे ना, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पॉइंटों में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 55 में से अगर मैं 7% यहां से हटा देता हूं, 54 या 55 था ना, यहां से 7% अगर मैं हटा देता हूं तो कितना परसेंटेज मेरे पास यहां पे रहेगा, ऑलमोस्ट 48। तो 48% पब्लिक के पास है, अच्छा खासा स्टेक है। अब यहां पे देखो जो 72 था वो 48 आ गया, इसका मतलब क्या है 20% स्टेक यहां पे कौन लेके गया, एफआई और डीआई, और प्रमोटर्स का भी ले रहा है। तो इनको इस बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, एफआई और डीआई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहां पे प्रमोटर ने थोड़ी सी यहां पे अपना इन्होंने स्टेक बेचा है, तो इनकी जो भी रीजन रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सेक्टर हमारा ग्रो करेगा। इसमें कौन से टारगेट तक हमें अभी इसमें ट्रेड लेना वो भी हम देखते हैं।
बाकी सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। रिजर्व जो नेगेटिव में था वो ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ तक पहुंच गया। देन हाईएस्ट एवर जब से इसने रिवर्स किया स्टॉक ने, वहां से सेल्स यहाँ पे 4 टाइम हो चुकी है। तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स है लास्ट 5 ईयर में। हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट है। नेगेटिव में जो रहने वाला था वो यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुका है और क्वार्टर इसके जबरदस्त आ ही रहे और सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। इंडिया के बाहर भी ये कंपनी काम करती है और विंड एनर्जी में ये मार्केट लीडर है। अब इसके स्टॉक पे हम आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको बताया था कि 58% ये डाउन है। वहां तक का ट्रेड जाना नहीं जाना वो हम बाद में देखेंगे। अभी करंट प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको देखता हूं तो इसमें अभी हमें ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसने ले रखा उसको भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या करना है इस ट्रेड में। अभी आपको क्या करना, अगर मैं यहाँ पे इसमें ट्रेड में एंट्री लेता हूं, अभी आज कितना 58 पे ये ट्रेड कर रहा है। यहां से देखो हमारे पास कौन कौन से ट्रेड बनेंगे। एक तो जहां से अभी ये डाउन आया था और एक उसका जो लास्ट 52 वीक का जो यहां पे इसने हाई लगाया था। तो ये 2 ट्रेड अभी हमारे पास बनेंगे। एक ट्रेड है कितना परसेंटेज का, 27%। एंड जो दूसरा ट्रेड है जहां से ये स्टॉक डाउन आया था 52 वीक का जो हाई लगाया था, लास्ट 52 वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है क्या करना है। यहां पे देखो अब इस ट्रेड में कितना टाइम हमें देना वो भी देखना। ये कितना आपके पास में ऑलमोस्ट 45% का गेन है। 2 गेन तो हमारे पास में ये आ रहे हैं। अगर 72% 27% 1 ईयर में आ रहा तो भी कोई मेरा दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 ईयर तक ये आपको गेन, अगर 15 टू 18 मंथ्स में भी आ रहा ना तब भी अच्छा खासा गेन है। 44% अगर 2 ईयर्स में आ रहा तब भी 22% का गेन होता है। तो मिनिमम 2 ईयर्स के लिए हमें यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। तो ये 44 वाले के लिए हम जाएंगे। यहाँ पे 2 टारगेट है, एक 27 और एक 48। तो 2 ट्रेड यहाँ पे बनती है। अभी और इसका मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चार्ट देख लेता हूं। तो इस चार्ट को अगर हम देखते हैं, जो इसका हाई था कितना था 420, वहां तक ये स्टॉक जाता है तो कितना परसेंटेज का गेन मिलेगा। वहां तक अगर ये स्टॉक जा रहा है तो करंट प्राइस से मैं देख सकता हूं कितना परसेंटेज का गेन देगा मुझे। ये 570% का गेन देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें ट्रेड कैसे करनी है। अगर इस गेन के लिए हमें बैठना है तब तो हमें एक लॉन्ग टर्म वाले में अलग पोजीशन हमें बनानी है 570% वाले के लिए, ठीक है। उसका हम देखेंगे बाद में क्या है। अभी उसमें अगर पोजीशन बनाना है तो अलग अकाउंट में करना, ट्रेडिंग वाले में अलग अकाउंट में हमें ट्रेड करना। तो लॉन्ग टर्म वाले को आपको यहां पे ट्रेड लेना है, अलग अकाउंट होना चाहिए। जीरोधा में आपने मान लो लॉन्ग टर्म का ले रखा तो ट्रेडिंग वाला एंजल वन, 5 पैसा, HDFC, ICICI बैंक, जहां पे भी आपने बनवा रखा है 2-4 अकाउंट आपके होने ही चाहिए। तो वहां पे आपको लेना ट्रेड, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड हो गया। दूसरा ये 2 स्विंग ट्रेड हमारे पास जो आ रही है उन दोनों ट्रेड्स को लेना है। और एक इसका टारगेट यहां पे निकलता आ रहा है हमारे पास में कि ये स्टॉक यहां से जा रहा था, यहां पे कुछ पैटर्न इसका बना नहीं, कफ विथ हैंडल वाला था। यहां पे देखते हैं अभी कुछ चार्ट पैटर्न यहां पे इसका बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। बट हम एक ये टारगेट भी इसका होगा, बिल्कुल होगा। यहां से देख सकते हैं एक हमारा यहां पे भी इसका टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा 120% इसके लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले में हमें ये रख लेने, ठीक है। जो 120 और ये सब लॉन्ग टर्म वाले में आ जाएंगे। अभी मैं आपको मिनिमम 2 ईयर्स के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो 2 ईयर्स के लिए आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स में यहां पे देखो 2 ईयर्स में अगर मेरे पास में ये गेन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 गेन है 27 एंड 44% वाले, ये 2 ईयर्स के लिए हमारे यहाँ पे टारगेट है। देन एक बात और बता देता हूं, कल को ये स्टॉक अगर यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा डाउन तो भी हमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ये। अब इसका सपोर्ट पे है क्या ये स्टॉक यहाँ पे। अब ये जो प्राइस है ये देखो अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ पे पूरा ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे भी ये सपोर्ट था, इसी सपोर्ट से उठ के वापस यहाँ तक गया था ये 120% वाला। देन और इधर इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ये पूरा सपोर्ट पे खड़ा, देखो इधर भी ये पूरा अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। तो अभी हमारा स्टॉक एक सपोर्ट पे खड़ा है। कल को अगर थोड़ा सा डाउन आ जाता है ये स्टॉक तो हमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। अब जिसने ऑलरेडी इसको ले रखा है उसको क्या करना है,
अब जिसने ऑलरेडी कहीं पे भी बाई कर रखा आपने, ठीक है, देखो यहां से स्टॉक ऊपर जा रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमने पोजीशन यहां पे बना रखी है। अब थोड़ा डाउन आ रहा तो भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो। अब जिसने ऑलरेडी यहां पे देखो 3% से ज्यादा तो हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना नहीं अपने पोर्टफोलियो का, चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक हो, इसमें भी नहीं करना है। अब अगर आपका स्टॉक जहां से बाइंग प्राइस है वहां से अगर 20% डाउन है, ये 20%, तब आपको 3% और लगा देना, बस इतना सा करना है। अगर आपने पहले कहीं पे बाई किया हुआ है, कहीं पे भी ऊपर या इधर उधर कहीं पे भी आपने बाई कर रखा है, या फिर पहले से अगर आपके पास में पोर्टफोलियो में है, तो एवरेज करने की गलती मत करना इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो मान लो मैंने 1 लाख रुपया लगा रखे तो इसमें 2, 4, 5 लाख और अभी लगा देता हूं। कितना ही अच्छा सेक्टर हो, कुछ भी हो, हमें डिसिप्लिन से काम करना है, तो यहाँ पे पैसा डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं प्रॉफिट हो रहा है उसको बेच के आपको लग रहा है इसमें सारा पैसा लगा दूं, ऐसी गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। 3% लगाना है। अगर किसी ने बिल्कुल इसको बाई नहीं किया, अगर वो रिस्क लेना चाहता है विंड सेक्टर में, तो ये टारगेट उसके अचीव हो जाएंगे। 3% यहां पे लगाना बस उसको। जिसने ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 20% डाउन है, तो 3% अलग अकाउंट में लगाना, ना कि से मान लो जीरोदा में आपने 3% पहले से लगा रखा है, तो ये 3% एंजल 1 अप स्ट्रोक 5 पैसा उनमें आपको लगाना है। डिफरेंट अकाउंट में हमें ट्रेड करनी है। मिनिमम 20% डाउन है, तब उसके बाद मतलब 20 से मतलब 25 डाउन है, 30 डाउन है, कितना भी डाउन है, तो वहां पे हमें 3% और लगाना, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जो नया ट्रेडर है वो डिसिप्लिन से काम करेगा, 3% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, ठीक है। ये इस पे मेरा व्यू था। बट बाकी आपको इसमें आपको पैसा लगाना या नहीं लगाना, होल्ड करना है, कौन से टारगेट तक आपको इसमें ट्रेड करना है, वो सब आपके डिसीजन होंगे। आपको मैंने पूरा यहां पे बता दिया। कुछ यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट बताई, यहाँ पे जाके देख लेना। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये जो पीपीटी और ये जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से आप जाके पूरी स्टडी करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। और बिल्कुल लालच नहीं करना है, ज़्यादा पैसा है बिल्कुल नहीं लगाना है कि कम आपको दिख रहा प्राइस कि ज़्यादा क्वांटिटी आएगा, कोई सेंस नहीं होता है इन सब चीज़ों का। नए हो, धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है। ये सारा इस पे मेरा व्यू था। आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। बाकी टाइम टू टाइम मैं इसमें वीडियो बनाता रहूंगा, जैसे टारगेट आएगा तो कब हमें प्रॉफिट बुक करना है, क्या ये हमारा टारगेट आएगा नहीं आएगा, उसके बेस पे भी हम देखेंगे कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी विंड एनर्जी की बात करता हूं तो इसका स्कोप अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब है, ओके। तो ये सब हमें पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है। बाकी देखेंगे 1-2 साल में परफॉर्मेंस इसकी क्या रहती है, उसके बेस पे हमें आगे बढ़ना होता है, तो इनको ट्रैक करना भी हमें रहता है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर आपको करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।